नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के गणित विषय के चतुर्भुज चैप्टर से। तो चतुर्भुज के अंतर्गत हम चूंकि जानते हैं चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं से बंद या घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है चतुर्भुज, यहाँ पे चार बिंदुओं से को यदि हम एक क्रम से सरल रेखाओं के द्वारा बंद कर देते हैं तो हमें एक बंद आकृति चतुर्भुज के रूप में प्राप्त होती है। तो यहां पर हमें डेफिनेशन दी गई है कि चतुर्भुज क्या है, चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और या इसकी डेफिनेशन एक और हमने डेफिनेशन ली है कि चार बिंदुओं को, हमारे पास चार बिंदु ए बी सी डी हैं, को एक क्रम में जोड़ने से, यदि हम इनको एक क्रम से जोड़ते हैं, जैसे कि बिंदु ए से हम चले बी तक, बी से सी से डी और डी से पुनः ए पर आ जाते हैं, इस तरीके से इन चार बिंदुओं को हम जोड़ते हैं तो हमें एक आकृति प्राप्त होती है जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज की यदि हम बात करें तो भुजाओं और शीर्षों की, तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं और चार भुजाएं होती हैं। साथ ही यदि हम बात करें कि सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, तो चतुर्भुज की जो चार कोण बनते हैं, इन चारों कोणों का मान जो होता है वह 360 होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। तो इस तरीके से हमने इस स्लाइड में देखा कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, चतुर्भुज की भुजाओं की संख्या, उसके कोणों की संख्या, शीर्षों की संख्या और उसके आंतरिक योग क्या होता है। तो हमारे इस YouTube चैनल को, मैथ्स हेल्प को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। तो कक्षा 9 में एक प्रश्न पूछा जाता है कि आयत के गुणों को समझाइए, आयत के 3 गुणों को लिखिए। तो सबसे पहले तो हम आयत के गुणों पर चर्चा कर लेते हैं कि आयत के गुण क्या हैं। तो आयत के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं, आयत के चित्र को देखेंगे हम। तो आयत के चित्र को हमें जैसे कि दिखलाया गया है यहाँ पर, तो इस चित्र को हम देखने से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो भुजा AB है और CD है ये आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं AB और CD जो भुजा हैं वो आपस में बराबर हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें कि जो AD भुजा है और BC भुजा है ये भी बराबर है, AD और BC भुजा है ये दोनों बराबर हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें सबसे पहले आयत का एक गुण पता चलता है कि जो आयत होता है उसकी जो सम्मुख भुजाएं अर्थात आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, बराबर होती हैं। और यदि हम बात करें यहां पर कि ये जो भुजाएं हैं वह बराबर होने के साथ साथ समांतर भी हैं। समांतर से मतलब ऐसा है कि यदि हम इन दोनों भुजाओं को आगे कहीं बढ़ाते हैं तो ये आगे कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि आयत का एक पहला जो गुण हमें मिलता है वो मिलता है कि आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं और साथ साथ वो समांतर भी होती हैं। अब बात करते हैं हम इसकी कोणों पर। यदि हम इसके कोणों को देखें तो यहां पर ये जो चार कोण बन रहे हैं चतुर्भुज के, इनमें प्रत्येक कोण जो हमें दिख रहा है वो समकोण लग रहा है। इसलिए हमें यहां पर 90 बन रहा है, यहां पे भी 90 है, यहां पे भी 90 और ये भी 90 है। तो हम कह सकते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो हमें दूसरा जो गुण मिलता है वो मिलता है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो आयत के हमने 2 गुण पढ़ लिए कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, और दूसरा पढ़ लिया कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब बात करते हैं इसके हम विकर्णों की। विकर्ण क्या होता है, यदि ए बिंदु से हम विकर्ण को खींचते हैं तो हमें बिंदु डी को छोड़ के जो दूसरा बिंदु मिलता है उसको हम मिला देते हैं, अर्थात ये जो होगा AC, इसी तरीके से जो BD होगा ये आपस में विकर्ण कहलाएंगे। और जो आयत के विकर्ण होते हैं यदि हम इनकी लंबाइयां देखें तो आयत के विकर्णों की जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हमारा तीसरा गुण जो हमें मिलता है उसको हम कह सकते हैं कि जो आयत के विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं, समान होते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट पर कि
चौथा पॉइंट जो है हमारा कि जो आयत के विकर्ण हैं, यदि हम इन विकर्णों को देखें तो ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यहां जहां काटते हैं यहां पर इन विकर्णों की ये जो लंबाइयां हैं ये क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अर्थात यहां पर बिंदु O दे दें हम यहां पर, तो जी ए ओ जो लंबाई है वही लंबाई OC होगी। हम क्या कह सकते हैं कि जो OA है और OC है ये आपस में बराबर होंगी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं OD और यहां पर हम कह सकते हैं OB, AB आपस में बराबर होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आयत के विकर्ण होते हैं वह क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में उसको बांटते हैं। तो इस प्रकार हमने आयत के 4 गुणों के बारे में समझा। इन चारों गुणों के आधार पर हम आयत की परिभाषा को भी बतला सकते हैं। तो यदि हम आयत की परिभाषा की यदि हम बात करें तो आयत की जो परिभाषा होती है वो हमने इस प्रकार दे सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण, हमने देखा था इसके गुण में देखा था कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, आयत कहलाता है। तो हम इस तरीके से डेफिनेशन इसके गुणों के आधार पर ही दे सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है वह आयत कहलाता है। तो यह प्रश्न 3 अंक में कक्षा 9वीं में पूछा जाता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार कक्षा 9 की इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कक्षा 9 में कि समांतर चतुर्भुज के बारे में, कि समांतर चतुर्भुज के गुणों को लिखिए। 3 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर चतुर्भुज के गुणों को समझाइए या लिखिए। तो हमें 3 गुण बतलाना पड़ता है। तो जैसे कि इस चित्र में हमें देखने को मिल रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण हैं AC और BD जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि हम इसकी सबसे पहले भुजाओं को देखते हैं, जैसे कि हमने आयत में भुजाओं को देखा था, फिर उसके कोणों को देखा था, फिर उसके विकर्णों को देखा था, इसी तरीके से सबसे पहले हम इसकी भुजाओं की बात करें तो इसकी भुजा हम AB यदि देखें, इसी तरीके से यदि हम DC को देखें तो ये भुजाएं हमें बराबर दिख रही हैं। इसी तरीके से AD की लंबाई और जो BC की लंबाई है ये आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं। पहली बात हो गई हमारी कि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। साथ साथ यदि हम इन भुजाओं को आगे कहीं बढ़ाते हैं इस तरीके से तो ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यदि हम इनको आगे बढ़ाते हैं तो ये कभी कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होती हैं। तो इसी कारण इसको समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वह है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और साथ ही हम कह सकते हैं समांतर भी होती हैं। ठीक है, हमारा जो दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें इसके कोणों की, तो इसके जो कोण बन रहे हैं यदि हम इन कोणों की चर्चा करें तो हमें इसमें देखने को मिलता है समांतर चतुर्भुज में कि इसके जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, यह सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वह कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बात कर लेते हैं इसके विकर्णों की। तो यदि हम समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की बात करें कि ये जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बराबर नहीं होते। चूंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह बराबर नहीं होते, क्योंकि हम यहां देखें कि जो BD विकर्ण है यह बड़ा है और AC विकर्ण जो है छोटा है। तो हम कह सकते हैं विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन ये आपस में बिंदु O मान लें तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अर्थात 2 समान भागों में उसको बांटते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या होती है, समान होते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो सम्मुख कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के वह कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, हम देख चुके हैं। यदि सम्मुख कोण बराबर हैं तो ये जो विकर्ण है वह सम्मुख कोणों को भी समद्विभाजित करेगा। तो यहां पे जो चौथा पॉइंट है हमारा कि सम्मुख कोण जो विकर्ण होते हैं सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें चौथा पॉइंट क्या मिला कि जो विकर्ण होंगे वह
समद्विभाजित करेंगे एक दूसरे को, साथ ही साथ वह सम्मुख कोणों को भी समद्विभाजित करेंगे, अर्थात दो समान भागों में बांटेंगे। बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा पर। तो इसकी जो परिभाषा हमें निकल के आती है इन गुणों के माध्यम से कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने अर्थात सम्मुख भुजाएं जो होती हैं बराबर और समांतर होती हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इस तरीके से हम समांतर चतुर्भुज के गुणों को पेपर में पूछा जाता है तो लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, आयत के बारे में पढ़ा और चतुर्भुज के बारे में हमने परिभाषाएं जानी। तो यहां से कक्षा 9th में एक प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे इन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।